आपका भी सपना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस करने का, लेकिन कंपटीशन है बहुत ही टफ, क्योंकि जेएनयू ड्यू जैसी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए कम से कम आपको 250 प्लस तो स्कोर करना ही होगा, कि टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए आपको घोल कर पीना होगा सिलेबस को। ये वाले मैंने कुछ मेजर कंसेप्ट्स आपको बता दी जो आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ने हैं। प्लेटो की बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी किताब है, कौन सी किताब में वो कौन सा आइडिया दे रहा है। ये पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन, यहाँ पे हर एक यूनिट, हर एक थिंकर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि डिटेल में आपको उनके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपका भी सपना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस करने का, लेकिन कंपटीशन है बहुत ही टफ, क्योंकि जेएनयू ड्यू जैसी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए कम से कम आपको 250 प्लस तो स्कोर करना ही होगा, तभी आप टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पहुंच पाएंगे। जैसे कि अगर हम पिछले साल की ही बात कर लें, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज की कट ऑफ थी 251 से शुरुआत, और वहीं जेएनयू की भी कट ऑफ 250 प्लस ही थी। तो इस प्रकार के टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए आपको घोल कर पीना होगा सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस दिखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को पढ़नी है, कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, थिंकर्स पढ़ने हैं। आप लोग सिलेबस को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, इसीलिए आपका जो टारगेट स्कोर है वो अचीव नहीं हो पाता। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन। यहाँ पे हर एक यूनिट, हर एक थिंकर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि डिटेल में आपको उनके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं पढ़ाऊंगी नहीं, पूरा सिलेबस पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल, बट मैं आपको बताऊंगी कि आपको पूरे सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, और थोड़ा बहुत मैं आपको बुक्स भी बता दूंगी कहाँ कहाँ पे ये चीजें आप लोगों को मटेरियल मिल सकता है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट, बिना देरी करे हुए करते हैं शुरुआत। तो सिलेबस जानने से पहले तो अभी बहुत सारे बच्चों को एग्जाम पैटर्न को लेकर ही क्लैरिटी नहीं है कि 2026 CUET PG का पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक बार पैटर्न को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनल जो पैटर्न है वो 2026 का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके जो टोटल सवाल आएंगे वो आपके 75 आएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं, और 75 के 75 कहाँ से होंगे? आपके डोमेन से होंगे, डोमेन या कि आपके पॉलिटिकल साइंस से होंगे। और डोमेन के साथ साथ आपको अपने डोमेन का पेपर कोड पता होना बहुत जरूरी है। तो CUET PG पॉलिटिकल साइंस में जो पेपर कोड होने वाला है वो होगा आपका HUQP 18। हर एक प्रकार के एग्जाम को एक कोड दिया जाता है, तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर का कोड है HUQP 18। इन 75 क्वेश्चंस में से अगर आप राइट आंसर करते हो, यानी कि अगर आपका जवाब सही होता है तो आपको मिलेंगे +4 मार्क्स, यानी कि हर एक सवाल पर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आपने सवाल को अटेम्प्ट किया है, मतलब आंसर किया है, लेकिन आंसर आपका गलत हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे जो टोटल टाइम आपका होने वाला है एग्जाम को देने के लिए वो होने वाले हैं आपके पास 90 मिनट। और अगर हम टोटल स्कोर की बात करें कि टोटल आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा, तो वो होगा आपका 300 मार्क्स का। ठीक है, तो 300 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट कितना टारगेट लेकर चलना है? तो जब कभी भी आप अपने सिलेबस को पढ़ रहे हो या फिर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, वैसे तो अगर हम टॉपर की बात कर लें तो सिद्धांत और मोहित के जो थे वो 265 थे। हालांकि एक सवाल जो है वो 100% गलत था, जिसे फाइनल आंसर की में करेक्ट नहीं किया गया था। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो दोनों के जो एग्जैक्ट अगर हम मार्क्स की बात करें तो 270 थे। तो अगर 270 टॉपर के आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपना जो टारगेट लेकर चलना है वो 260 का लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप 260 का टारगेट लेकर चलोगे तब कहीं जाकर 240 250 के आप लोग लाई करोगे आकर। तो टारगेट हमेशा स्कोर जो चलना है वो पिछले टॉपर को देखकर चलना है। तो अगर पिछले टॉपर के 270 थे तो कम से कम आपको कोशिश करनी है कि मैं सिलेबस को इतने अच्छे से पढ़ लूं कि टारगेट जो मेरा होना चाहिए वो 260 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न की और आपके टारगेटेड स्कोर और टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए। अब बात करते हैं बैक टू रियलिटी, बैक टू बेसिक्स, कहां से आपको कैसे कैसे शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे हम यूनिट वाइज चलेंगे, 7-8 सारे यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम प्लेटो के साथ। ठीक है, एक एक टॉपिक में मैं आपको बताते चलूंगी कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो प्लेटो अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, और प्लेटो की अगर हम बात करें तो उनका जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बताते हैं कि अगर तीनों वर्च्यूज के अकॉर्डिंगली, यानी कि हर एक इंसान में कोई ना कोई गुण ज्यादा होता है,
तो करेज है या फिर आपके अंदर रैशनैलिटी ज़्यादा है या फिर आपके अंदर एपिटाइट ज़्यादा है, तो अगर हर कोई अपने वर्चू के अकॉर्डिंग काम करेगा तो समाज में चौथा वर्चू अचीव हो जाएगा, विच इज़ द जस्टिस, यानी कि न्याय। तो जस्टिस का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही वो बताते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें वो बताते हैं कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। साथ ही साथ एजुकेशन में वो ये कहते हैं कि मेल और फीमेल दोनों के लिए होने वाली है। तो आज के पेट्रियार्कल समाज की तरह वो नहीं सोचते थे, वो फेमिनिस्ट थे। उन्होंने कहा मेरा जो एजुकेशन का जो मैं सिस्टम दे रहा हूँ, जिसमें हमने एलिमेंट्री हायर बात करी है और अप्रॉक्सीमेटली 55 उम्र तक कोई इंसान एलिजिबल होगा फिलोसोफर किंग बनने के लिए, तो ये पूरी एजुकेशन की प्रक्रिया महिला और पुरुष दोनों ही के लिए होने वाली है। साथ ही साथ प्लेटो में हम आपको बहुत सारी और चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि उनकी केव थ्योरी है। तो उनकी केव थ्योरी में, एलिगरी ऑफ केव थ्योरी में वो बताते हैं कि किस तरीके से आपकी आंखों के सामने जितना भी जगत दिख रहा है वो झूठा है, आइडियाज जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियलिस्टिक चीजें जो भी आपको आंखों के सामने दिख रहा है, भौतिक समाज जो दिख रहा है आपको, वो चेंजिंग इन नेचर है, वो कल को बदल जाएगा। तो आप रियल ट्रुथ को पहचाने। तो इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए वो अपना एलिगरी थ्योरी देता है। साथ ही साथ वो देता है अपना आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। यहां सारे कंसेप्ट नहीं आ पाएंगे तो मैं अब शॉर्ट में लिखना शुरू करती हूं। आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो बताता है कि किस तरीके से एक आर्किटेक्ट पूरे बिल्डिंग को खड़ा करने का काम करता है, तो वैसे ही यहाँ पर हम अलग अलग जो अंग हैं वो काम करते हैं और जस्टिस इन सबके आर्किटेक्ट का काम करता है जो समाज में न्याय को लेकर आता है, ठीक है। उसके अलावा भी प्लेटो की बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। उसका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, सोल्स का आइडिया, जो उन्होंने तीनों सोल्स के बारे में बात करी है, 3 सोल्स के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने 3 मेटल्स के बारे में बात करी है, जिसमें वो कहते हैं कि जो राजा होगा, जो फिलोसोफर किंग होगा, वो गोल्ड कहलाएगा, जो आपके सोल्जर्स होंगे, ऑक्सिलरी होंगे, वो सिल्वर कहलाएंगे, और जो आपके आर्टिसंस यानी कि ट्रेडर्स वगैरह होंगे वो आपके ब्रॉन्ज कहलाएंगे। ये प्लेटो से आपके बहुत सारे सवाल आ चुके हैं और प्लेटो की बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी किताब है, कौन सी किताब में वो कौन सा आइडिया दे रहा है। तो ये हमने एक मेजर सी बात कर ली। अब चलते हैं एरिस्टोटल की तरफ। अगेन एरिस्टोटल में भी उनका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट की थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जस्टिस क्योंकि जो आपका एरिस्टोटल है, अरस्तु है, वो प्लेटो का शिष्य है, और अरस्तु जो है वो प्लेटो से, एक सेकेंड, जो सुकरात है उसका शिष्य प्लेटो है, प्लेटो का जो शिष्य है वो अरस्तु है, अरस्तु का जो शिष्य है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है। तो भले ही एरिस्टोटल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, स्टिल एरिस्टोटल वॉज मोर प्रैग्मेटिक इन नेचर। उनके जो आइडियाज थे वो काफी हद तक रियलिस्टिक थे और प्लेटो की जो बातें थी वो काफी हद तक फिलोसॉफिकल इन नेचर थे। तो जस्टिस की थ्योरी देते हुए वो ये भी कहता है कि वाई राज्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कहता है कि एक राज्य ही है जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। यूडिमोनिया का वो कंसेप्ट देते हैं। यूडिमोनिया का मतलब होता है द हाईएस्ट गुड, कि हर एक मनुष्य के जीवन में एक ही उद्देश्य होता है, टू लिव अ गुड लाइफ। उसी के साथ वो देते हैं वर्च्यूज के बारे में कंसेप्ट और फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स में वो जो है 4 फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, 4 मटेरियल कॉजेस के थ्योरी के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ वो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें 3 प्योर गवर्नमेंट होती हैं और 3 करप्टेड सरकारें होती हैं। और वो कहते हैं कि 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करने के बाद आई फाइंड आउट कि कहीं पर भी परफेक्ट सरकार जो है ही नहीं। तो इसीलिए वो अपना कंसेप्ट देते हैं गोल्डन मीन का। तो गोल्डन मीन का मतलब होता है 2 एक्सट्रीम्स के बीच का, यानी कि पॉलिटी और डेमोक्रेसी को मिलाकर हम गोल्डन मीन को एस्टैब्लिश करेंगे। गोल्डन मीन में मिडिल क्लास की सरकार होगी, बट डेमोक्रेसी की तरह उस पर चेक एंड बैलेंस भी होंगे। तो एरिस्टोटल के ये सारे कंसेप्ट है। उसी के साथ उनकी एक थ्योरी है टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज की स्टडी करना विद देयर एंड पर्पस, विद देयर एंड गोल। जैसे कि न्यूज़पेपर का जो एंड गोल है दैट इज टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन। टेलीविजन की स्टडी का मतलब है कि उसका एंड गोल क्या है, आप तक एंटरटेनमेंट पहुंचाना। तो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्लेटो की, एरिस्टोटल की, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एरिस्टोटल की बुक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं मैकियावेली की। तो मैकियावेली का वर्च्यू का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अपनी किताब
प्रिंस में दिया है। तो प्रिंस को वो क्या क्या हिदायतें दे रहे हैं, प्रिंस को वो क्या एडवाइस देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रिंस को कैसा होना चाहिए, लायन एंड फॉक्स के जैसा होना चाहिए, लायन की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, फॉक्स की तरह शातिर होना चाहिए। साथ ही साथ वो बात करते हैं डुअल मोरालिटी के बारे में, जहां पे वो कहते हैं कि पर्सनल मोरालिटी अलग होती है लेकिन राज्य के लिए जो मोरालिटी होती है वो अलग होती है। बिकॉज आप अपने राज्य को बचाने के लिए चाहे किसी को छल कपट करो, उसके साथ धोखा करो, उसके ऊपर हमला कर दो, एवरीथिंग इज फेयर जब तक आपका एंड पर्पस अचीव हो रहा है, विच इज टू सिक्योर योर स्टेट। तो मैकियावेली का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो उन्होंने अपनी किताब एमाइल में कहा है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जहां पे वो एमाइल को कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लड़का बनने की इसको एजुकेशन दो, और वहीं पे जो दूसरी कैरेक्टर है सोफी, सोफी को वो एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी डॉटर बनने की एजुकेशन दिलाने की बात करते हैं। तो मैकियावेली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं कि कैसे वो राज्य को कौन कौन सी एडवाइस देते हैं कि राजा को अपनी स्टेट का जो प्रोटेक्शन है वो कैसे करना है। तो इसको हम काइंड ऑफ मॉडर्न थिंकर के नाम से भी बुलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हॉब्स की। तो हॉब्स का सोवरेन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोवरेन का मतलब जहां पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ही इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो है 3 थिंकर्स को पढ़ना है, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। हॉब्स, लॉक एंड रूसो। तो यहाँ पे वो सिविल वॉर सिचुएशंस को देख चुके थे इंग्लैंड में जब वो पैदा हुए थे, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई हैं। तो सुवरेनिटी का कंसेप्ट देते हुए वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों के आगे सिविल वॉर होते देखा है, तो मैं एक ऐसे सरकार को प्रपोज करना चाहता हूं जो कभी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं आने दे। तो वो सोवरेन की बात करते हैं, सोवरेन के जो पास पावर होंगी वो अनलिमिटेड होंगी। साथ ही साथ उनकी जो किताब का नाम है वो है लेवियाथिन। तो लेवियाथिन 1651 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है द सी मॉन्स्टर। यहाँ पे वो बात करते हैं कि सोवरेन को कैसे अनलिमिटेड पावर देनी है, और बदले में जो जनता है उनके पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है जिससे कि वो सरकार को हटा सकें। उसकी पावर्स अनचैलेंजेबल हैं, उसकी जो पावर्स हैं वो इनएलिएनेबल हैं, यानी कि उन्हें डेलीगेट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ लोगों के पास सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या होने वाला है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द ओनली एक्सेप्शनल केस जब आप सोवरेन को हटा सकते हो। उसके अलावा हॉब्स ने अपनी किताब में बहुत जगहों पर साइंटिफिक टर्म्स का यूज किया है, बिकॉज वो साइंटिफिक चीजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। जैसे कि वो इमोशंस को बंडल्स इन एपेटाइट एंड एवर्जन्स करके जो इमोशंस है उसको वो मैटर के फॉर्म में दर्शाता है। जैसे कि इमोशंस क्या होते हैं, मैटर इन मोशन होते हैं। जैसे मैटर हमेशा मोशन में रहता है, वैसे इमोशंस भी कभी बदल जाते हैं। ह्यूमन बीइंग इज अ बंडल ऑफ एपेटाइट एंड एवर्जन। ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, हमेशा अपनी सुख को बढ़ाना चाहते हैं और दुखों को कम करना चाहते हैं। तो हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की सोचते हैं और एक सोवरेन बनाने की सोचते हैं जो सभी लोगों को क्या देगा, सिक्योरिटी देगा। उसके बाद लॉक की बात करते हैं। तो लॉ एक मॉडर्न थिंकर है, ये एक लिबरल थिंकर है, साथ ही साथ ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करते हैं, लेकिन ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार की बात करते हैं। तो जैसे कि हॉब्स ने कहा था एक अनलिमिटेड सोवरेन होगा जिसके पास सारी पावर होंगी, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सरकार को लोग हटा सकते हैं अगर लोग के जो राइट है उसका ये प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। तो ये 3 नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट्स हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर गवर्नमेंट इनका प्रोटेक्शन नहीं कर पाती है तो लोग इनको हटा भी सकते हैं। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि इनके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंकर की तरफ। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है हमारे रूसो। तो रूसो का सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है वो उनका जनरल विल है, जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर 2 प्रकार की विल यानी कि 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, रियल विल एंड एक्चुअल विल। तो एक होती है सेल्फ इंटरेस्टेड और एक होती है जहां पर आप कॉमन गुड के बारे में सोचते हो। तो अगर हर कोई इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर कॉमन गुड के बारे में सोचे तो हमें किसी भी प्रकार के राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम जनरल विल के अकॉर्डिंगली सोसाइटी को गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, रूसो यहां भी हमने पढ़ लिया था क्या? नहीं, रूसो हमने यहां नहीं पढ़ा।
एक सेकंड, यहाँ पे जो इमाइल था वो भी रूसो में आएगा, गलती से मैंने इसको यहाँ मैकियावली में लिख दिया, तो इमाइल को यहाँ से हटा देना, मैंने नाम नहीं देखा, मुझे लगा हम रूसो की बात कर रहे हैं, तो इमाइल आपको यहाँ पे काउंट नहीं करना है, इमाइल जो है रूसो में काउंट होगा, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया। तो इमाइल जो किताब है वो है रूसो की, जिसमें वो बताते हैं कैरेक्टर सोफी के बारे में कि जो सोफी है उसे अच्छी डॉटर, अच्छा वाइफ बनने का एजुकेशन हमें देना चाहिए। साथ ही साथ वो विमेन के लिए बहुत ही ज्यादा गंदी सोच रखते हैं कि विमेन जो है इनफर्टाइल मैन की तरह होती है, बहुत समझदार नहीं है, उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रखें। आपको उनके स्टेट ऑफ नेचर में पढ़ना है नोबल सैवेज के बारे में। वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य वॉज लिविंग अ ब्लिसफुल लाइफ जस्ट लाइक जॉन लॉक। जॉन लॉक भी ये कहता है कि मनुष्य बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा था, बट जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसर्न होता है तब से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की सोचते हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर था, वहां पर जो मनुष्य की लाइफ थी पुअर थी, ब्रिटिश थी, शॉर्ट थी, नास्टी थी, इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे रूसो का भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मनुष्य बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, जिसे वो नोबल सैवेज के नाम से बुलाता है। लेकिन वो कहता है कि जब कभी से प्राइवेट प्रॉपर्टी आई है, मनुष्य करप्ट होना शुरू हो गया, लालची होना शुरू हो गया। उसी के साथ वो 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है। 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में वो कहता है, एक होती है नेचुरल और एक होती है मॉरल। नेचुरल जैसे कि हमारी हाइट का डिफरेंस, हमारे कलर का डिफरेंस, ये नेचुरल इनइक्वालिटीज है जिनको अपन लोग करेक्ट नहीं कर सकते। मॉरल वो होती है जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से अमीर और गरीब के बीच का खाई। तो रूसो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट हमारे जो थिंकर आते हैं वो है जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, प्रतिनिधित्व सरकार के बारे में बात करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बावजूद भी उनको क्या बुलाया जाता है, एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट। क्या बुलाया जाता है, एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो रिलक्टेंट डेमोक्रेट इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार की बात तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर वोट की वैल्यू जो होगी वो एजुकेटेड की ज्यादा होगी, इसीलिए उन्हें रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। साथ ही साथ वो विमेन के राइट्स के बारे में बहुत बात करते हैं। उनकी जो किताब है द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, वहां पे विमेन के राइट्स के बारे में वो बात कर रहे हैं कि विमेन्स को जो है एजुकेशन दिलाइए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिलाइए, राइट टू वोट दिलाइए। इन सब के पीछे इंस्पिरेशन को जो काम है वो उनकी वाइफ करती हैं, जो कि हैरियट टेलर हैं। उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर वो लिखते हैं द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। उसी के साथ यहाँ पे जे.एस. मिल की बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, कि वो क्या क्या बोलकर कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्ल मार्क्स की तो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट आइडिया हैं, जैसे कि सरप्लस वैल्यू, जो सब कुछ मैं यहां एक साथ नहीं समझा सकती क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सरप्लस वैल्यू हो गया, एलिनेशन थ्योरी हो गया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो गया, ठीक है। इन सब का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और बाकी आपके लॉज हो गए, ठीक है। उन लॉज में आपको नेगेशन ऑफ नेगेशन और जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी का चेंज है इनटू क्वालिटी, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन। उसके अलावा सरप्लस वैल्यू हो गया, एलिनेशन हो गया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो गया, लॉज हो गए। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, मेन तो इन्हीं को भी आप पढ़ोगे तो बहुत सारे अंदर आपके पास हो जाएगा। और उसका कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद में वो क्या कह रहा है, कम्युनिज्म क्यों उसको चाहिए, और कैपिटलिज्म का क्रिटिक वो क्यों करता है। उसके अलावा जॉन रॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो जॉन रॉल्स का जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो जस्टिस एज अ फेयरनेस बता रहा है कि जस्टिस एज फेयरनेस उसके लिए क्या होता है। साथ ही साथ वो बताता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के बारे में, जहां पे ओरिजिनल पोजीशन में बैठ के जो है लोग सिविल सोसाइटी के लिए जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉर्म करेंगे, जिसमें पहला प्रिंसिपल है बेसिक लिबर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे के 2 पॉइंट्स हैं, सब क्लॉज ए बात करता है डिफरेंस प्रिंसिपल, सब क्लॉज बी बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
साथ ही साथ उनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जस्टिस एज फेयरनेस में उन्होंने किस में बताया है, अपनी जस्टिस वाली बुक में। उसी के साथ ओरिजिनल पोजीशन में जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनका एक ऑर्डर है जिसे क्या बुलाया जाता है, लेक्सिकल ऑर्डर। तो वो कहता है हर एक जो प्रिंसिपल है फर्स्ट वाला फर्स्ट पे आएगा, सेकंड वाला सेकंड पे। आप कभी भी बेसिक लिबर्टीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे फॉर द इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसी को बुलाते हैं लेक्सिकल ऑर्डर, कि आपको जस्टिस हमेशा ऐसे ही जो है फॉलो करना है, बाय फॉलोइंग द टू प्रिंसिपल्स इन एग्जैक्ट ऑर्डर। उसके अलावा वो बात करते हैं ओवरलैपिंग कंसेंसस की। तो ओवरलैपिंग कंसेंसस में वो बताते हैं कि कैसे हर किसी को अपना इंटरेस्ट छोड़कर एक कॉमन जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर अग्री करने की कोशिश करनी है। तो उनकी जो किताब है थ्योरी ऑफ जस्टिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारी और भी किताबें जो आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन 1971 वाली है विच इज द थ्योरी ऑफ जस्टिस। चलिए, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको काफी हद तक डिटेल में बता दिया है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड यूनिट की विच इज द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले आते हैं। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे हैं। रिफॉर्म्स जैसे कि उन्होंने मोनोथिज्म के बारे में बात करी है, मोनोथिज्म यानी कि एकेश्वरवाद के बारे में। उसके अलावा उन्होंने सती प्रथा को खत्म करा दिया। तो सती प्रथा को उन्होंने जो है 1829 में खत्म करा दिया था। उसके अलावा जो उन्होंने सोसाइटीज को एस्टैब्लिश किया है, जैसे कि ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उन्होंने जो है सिविल लिबर्टीज को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, जैसे कि वो प्रेस की फ्रीडम को भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे। वो वेस्टर्न एजुकेशन को काफी पसंद करते थे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे इंडिया में जो ढोंग और आडंबर जो सुपरस्टिशन फैले हुए हैं उनको खत्म कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन कर सकता है। उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर्स को लिखा है और मैगजीन्स को लिखा है, जैसे कि संवाद कुमुदी हो गई, मिरातुल अकबर हो गया। कई सारी भाषाएं उनको आती थी, जैसे कि पर्शियन हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। तो इस प्रकार से जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गांधी जी। तो गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ है। उसके अलावा उनका अहिंसा का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि नॉन वायलेंस। उसके अलावा सर्वोदय का कंसेप्ट क्या है और स्वराज का कंसेप्ट क्या है। उसके अलावा ओशनिक थ्योरी ऑफ सर्कल उनका क्या है, ओशनिक थ्योरी ऑफ सर्कल, जिसमें वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पर जो है पावर्स डिवाइडेड होनी चाहिए। उसके अलावा गांधीयन प्रिंसिपल्स हमारे डीपीएसपीस यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी फॉलो हुए हैं, जो यहाँ से इंस्पायर्ड हुए हैं। वो पंचायत के ऊपर काफी फोकस करते हैं। और एक और उनकी जो थ्योरी है वो है ट्रस्टीशिप की। तो ट्रस्टीशिप की थ्योरी भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंबेडकर जी की। तो अंबेडकर जी जो हैं वो दलितों के लिए काम करते हैं, अनटचेबल्स के लिए काम करते हैं। तो जितने भी उनके मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ अंबेडकर जी की बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रोनोलॉजी में पूछी भी जाती हैं। और थोड़ा बहुत आपको अंबेडकर जी की लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। उसके अलावा मनुस्मृति को वो जला देते हैं, जिसको मनु स्मृति दहन दिवस के नाम से बुलाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को आता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, मनुस्मृति दहन दिवस। उसके अलावा जो अंबेडकर जी हैं वो हिंदू कोड बिल को भी प्रपोज करते हैं, लेकिन वो उनके जीते जी नहीं पास हो पाता। उनका रिलीजियस कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपना धर्म क्यों बदल लिया। तो वो चाहते थे कि पैदा होना तो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरना मेरे बस में है। तो मैं एक ऐसे धर्म में नहीं मरना चाहता जहां पे मानव के साथ मानवता का ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तो वो अपने आप को अपने लाइफ के लास्ट स्टेजेस में बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उनकी बुक्स की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टीज उन्होंने कई सारी स्टैब्लिश करी हैं, वो पार्टीज के नाम और उनके ईयर आपको पता होने चाहिए। हालांकि पॉलिटिक्स में उनका हाथ बहुत अच्छा खासा नहीं रहा, बट सोशल लाइफ उनकी बहुत अच्छी थी, लोग उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए। आज भी कई लोग भगवान की तरह उन्हें मंदिर में उनकी फोटो रखते हैं।
उसके अलावा सावरकर की अगर हम बात करें तो सावरकर का हिंदुत्व कंसेप्ट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म भी आपको अब पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके अलावा सावरकर जी की थोड़ा सा लाइफ स्केच पढ़ लेना, क्योंकि उनका लाइफ स्केच बहुत ही इंस्पायरिंग है। वही आपको बताएगा कि हिंदुत्व की तरफ उन्होंने अपना शिफ्ट क्यों किया है। वो थोड़े से स्टार्टिंग में एक्सट्रीमिस्ट थे और उन पे कई सारे सेडिशन के भी केसेस थे। उनको 2 बार काला पानी की सजा भी हुई है, लेकिन जेल में उन्होंने देखा कि कैसे जो है कैदियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो तब जाकर उन्होंने अपना जो है लोगों का शुद्धिकरण करना शुरू किया। बाद में आकर उनका मेन कंसेप्ट और फोकस इसी पर रहा जिसे हिंदुत्व कहते हैं। और उनकी बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो है किस किस साल में आई है। उसके अलावा उनके द्वारा जो मित्र मेला एस्टैब्लिश की गई थी वो इंपॉर्टेंट है, जो कि मजीनी से इंस्पायर्ड थी। नेक्स्ट है हमारे पास कौटिल्य। तो कौटिल्य जी की साप्तांग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और षाडगुण्य नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो षाडगुण्य नीति को हम क्या बुलाते हैं, 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी भी बुलाते हैं। उसके अलावा कौटिल्य जी में मंडल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मंडल के किंग को क्या बुलाया जाता है, जिसको आप टाइप्स ऑफ किंग के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, और तो ये वाले मैंने कुछ मेजर कंसेप्ट्स आपको बता दी जो आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ने हैं। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है तो प्लीज सेशन को इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट, जो कि बर्लिन ने दिया है अपने 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में। तो नेगेटिव पॉजिटिव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वही आपकी ये वाली है। नेक्स्ट आपके पास आता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। आप अगर इन कंसेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक मेजर थिंकर्स का नाम नहीं लिख पाऊंगी, ये आपका थ्योरी है, तो थ्योरी आपको कंप्लीट तरीके से पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है वर्सेस इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है, यहाँ पे इक्विटी क्या होता है। तो सारी चीजों का जो कंसेप्ट है वो आपको थोड़ा किताब से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कंसेप्ट का नाम लिख दूं और आप उसको पढ़ के चले जाएं। ठीक है, सेम विद द जस्टिस में यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स वापस से रिपीट भी होंगे, जैसे कि जॉन रॉल्स है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है। उसके अलावा जस्टिस की थ्योरीज यहाँ पर रिपीट होंगी। उसके अलावा यहाँ पे जस्टिस एज एंटाइटलमेंट जो कि रॉबर्ट नॉजिक का है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो थ्योरी वाले कंसेप्ट को मैं डायरेक्टली हेडिंग के साथ नहीं बता सकती कि ये आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। सोवरेनिटी भी सेम है, सोवरेनिटी आपको अच्छे से पढ़नी होगी। और मेन इसमें जो आपको पढ़नी है वो है ऑस्टिन एंड बॉर्डिन। तो इन दोनों का सोवरेनिटी का कंसेप्ट आपको पढ़ना है। बॉर्डिन 15वीं सेंचुरी का थिंकर है, ऑस्टिन थोड़ा नए जमाने का है, 19वीं सेंचुरी का। दोनों के सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता को कंपेयर करके पढ़ना है। इसको आप ओपी गाबा से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिटीजनशिप एंड जेंडर। तो सिटीजनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे टीएच मार्शल, जो कि हमारे जो है 3 कंपोनेंट्स ऑफ सिटीजनशिप देते हैं। उसके अलावा जेंडर की बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ फेमिनिस्ट थिंकर आपको पढ़ने हैं कि वो पेट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट है। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स क्या होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है, प्लेबिसाइट है। उसके अलावा डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी क्या होता है, पार्टिसिपेटरी क्या होता है, पार्लियामेंटेरियन क्या होता है, क्लासिकल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कुछ थ्योरिस्ट पढ़ने हैं, जैसे कि जोसेफ शम्पेटर हैं, उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है, ऐसे करके। कंटेम्प्रेरी इश्यूज में बहुत सारे अलग अलग इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं या फिर कोई और इश्यूज भी हो सकते हैं। फेमिनिज्म में सबसे ज़्यादा आपके पास बुक्स एंड थिंकर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स एंड थिंकर्स आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। और यहाँ पे आपको वेव्स भी पढ़ने होंगे, कौन कौन सी वेव्स आई हैं, कौन कौन से फेमिनिज्म कौन कौन सी वेव में है। जैसे कि रेडिकल फेमिनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके थिंकर्स और उनकी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी में मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं कंसेप्ट्स के साथ शुरू करती हूँ। तो ये सब जो आपको दिख रहे हैं इनको ट्रेडिशंस कहा जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी के 2 पार्ट होते हैं, कंसेप्ट एंड ट्रेडिशन। तो ये जो है ये सारे ट्रेडिशन है, ये जो सारे हैं ये सारे आपके कंसेप्ट हैं, ट्रेडिशंस नहीं है। ट्रेडिशंस होती हैं आइडियोलॉजीज, जैसे कि मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी
ट्रेडिशंस में आते हैं। तो मैं जब भी बैच में पढ़ाती हूँ तो मैं पहले ट्रेडिशंस के साथ शुरुआत करती हूँ, तब हम कंसेप्ट्स की तरफ आते हैं। चलिए, अगला है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे रियलिज्म और लिबरलिज्म के अलावा मैं आपको और कई सारी चीजें पढ़ाऊंगी। बाकी रियलिज्म और लिबरलिज्म में आपको बुक्स एंड थिंकर्स भी याद रखने होंगे, और ये तो पढ़ना ही है कि रियलिज्म क्या होता है और लिबरलिज्म क्या होता है। जैसे कि रियलिज्म के 3S का फॉर्मूला, स्टेटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प, इसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं, जैसे कि केनेथ वॉल्स है, जॉन मर्शाइमर है। उसके अलावा कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो कोल्ड वॉर के सारे इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। इवेंट्स जो है यहाँ पे क्रोनोलॉजी आप लोगों से बहुत ज्यादा जो है बार बार पूछी जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ट्रीटीज पता होनी चाहिए, कौन सी ट्रीटी कब हुई है। तो कोल्ड वॉर के अपने आप में एक बहुत ही लंबा चेन ऑफ इवेंट्स हैं, वो सारे चेन ऑफ इवेंट्स पता होने चाहिए। और ट्रीटीज जैसे कि एनपीटी है, सॉल्ट है, स्टार्ट है। उसके अलावा आपके जो मिलिट्री अलायंस हैं जैसे कि नेटो है, वॉर्सा पैक्ट है, सीटो है, सेंटो है, ये सारे। उसके अलावा ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, इसके अलावा भी मैं आपको अलग से पढ़ाती हूँ, जैसे कि नाम, सार्क, यूएनओ, आसियान, ईयू के अलावा भी हम यहाँ पे चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि G7 है, G77 है, GCC है, AU है। उसके अलावा ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कुछ नए मेंबर्स भी ऐड ऑन हुए हैं, तो करंट अफेयर्स भी मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगी। इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इसमें आपको सारे के सारे डॉक्ट्रिन्स यानी कि सिद्धांत पता होने चाहिए। और यहाँ पे आपको चाइना के साथ रिलेशन पढ़ना है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन पढ़ना है, और आपको अमेरिका के साथ भी रिलेशन को पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये आपके डायरेक्टली टॉपिक्स लिखे हुए, इसके अंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान की, असेंबली पूरी कैसे बनी थी, इसका ड्राफ्टिंग डेट, इसमें मीटिंग पहली कौन सी हुई है, कितने मेंबर्स ने साइन किया, कितने समय में बनके तैयार हुआ, कौन सी कमेटी को कौन चेयर कर रहा था, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके अलावा पार्लियामेंट में आपको लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट पढ़ने हैं, और पार्लियामेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं। कैबिनेट पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है। तो ये तो काफी डायरेक्टली टॉपिक्स लिखे हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको कौन कौन सी कमिटीज ने रिकमेंड किया था, कौन से अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल एड ऑन हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए हैं, जैसे कि आयरलैंड से लिए हैं। अमेंडमेंट्स, कौन से टाइप का अमेंडमेंट के लिए किस प्रकार की मेजॉरिटी चाहिए होती है। मनी बिल के क्या प्रोविजंस हैं, ऑर्डिनरी बिल्स के क्या प्रोविजन है। गवर्नर के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, साथ ही साथ स्टेट असेंबलीज के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ पर है और क्यों होती है। फेडरलिज्म यानी कि इंडिया में संघवाद कैसे काम करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे आई गेस मैं ऊपर यूनिट लिखना भूल गई हूं, तो यूनिट नहीं यूनिट यही वाली है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में यहाँ पे नेशनल और रीजनल कौन कौन सी है, नेशनल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। उसके अलावा इलेक्शन जो कि पार्ट 15 में मिलते हैं, लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, जुडिशरी हमारी कैसे काम करती है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनके जुरिस्डिक्शन यानी कि उनका न्यायिक क्षेत्र भी आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, और गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल कल्चर में आपको पढ़ना है आमंड एंड वर्बा का क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको पढ़ना होगा पैरोकियल, सब्जेक्टिव एंड पार्टिसिपेंट। साथ ही साथ वो कहते हैं इन तीनों के मिश्रण को क्या बुलाया जाएगा, सिविक कल्चर, है ना। इन तीनों के मिश्रण को बुलाया जाएगा सिविक कल्चर, यानी कि तीनों का मिश्रण, जो कि बेस्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू आमंड एंड वर्बा। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज में आपको अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं, आपको सार्टोरी के टाइप्स पढ़ने हैं, आपको डुवर्जर का लॉ पढ़ना है, आपको सिगमंड न्यूमैन का पढ़ना है, आपको आमंड पढ़ना है, आपको मैक्स वेबर पढ़ना है, इनकी बुक्स पढ़नी है और इनके टाइपोलॉजीज पढ़ने हैं, जैसे कि ब्रांच, कॉकस, मिलिशिया। उसके अलावा सार्टोरी के जो 7 क्लासिफिकेशंस हैं वो आपको पढ़ने हैं। इलेक्टोरल सिस्टम्स में अलग अलग टाइप्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे, पैरेलल वोटिंग, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्टोरल सिस्टम है, और वो कौन कौन सी कंट्रीज में मिलते हैं उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पूछा था अल्टरनेट वोट सिस्टम कहाँ मिलता है। ठीक है। अप्रोचेस में आपको जो है ट्रेडिशन पढ़नी है। ट्रेडिशनल में आपको बहुत सारी अप्रोचेस मिलेंगी जो नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, लीगल अप्रोच है, फिलोसॉफिकल अप्रोच है। वर्सेस
आपको कौन सी करनी है, मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न में आपके पास आ जाती है बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये सारी अप्रोचेस। और मॉडल्स पढ़ने हैं जैसे कि ब्लैक बॉक्स मॉडल है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल है। टाइप्स ऑफ रेजीम में आपको अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं जैसे कि टोटलिटेरियन है, ऑथोरिटेरियन है, ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट आपके पास है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो यहां पे आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, प्रोसेस पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं और स्टेजेस पढ़ना है कि पॉलिटिकल पॉलिसीज के पब्लिक पॉलिसी किस किस स्टेज से होकर जाती है और ये स्टेजेस किसने दी हैं, जैसे कि लावेल के द्वारा दी गई स्टेजेस। नेक्स्ट आपके पास आता है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पे ग्लोबल जस्टिस में आपको थॉमस पर्क को पढ़ना होगा। सो थॉमस की जो थ्योरी है वो इंटरनेशनल जस्टिस को लेकर है कि कैसे डेवलप्ड नेशंस ने बाकी नेशन के रिसोर्सेज को चूस लिया है, खा लिया है, तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बाकी नेशंस को हेल्प करना डेवलपमेंट में, यही जस्टिस कहलाएगा। उसके बाद नेशनलिज्म में आपको अलग अलग थिंकर्स पढ़ने हैं जैसे कि बेनेडिक्ट एंडरसन है। क्लाइमेट चेंज में आपको बहुत सारे यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं वो पढ़नी है, कौन कौन से अग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन हुए हैं और कौन कौन सा बाइंडिंग इन नेचर है वो आपको पढ़ना है जैसे कि किगाली अग्रीमेंट, पेरिस अग्रीमेंट। उसके अलावा आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से संस्थान हैं, बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, बहुत सारे जो हैं, अर्थ समिट, ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, सिमिलर से कुछ दो चार चीजें हैं जैसे कि असर्शन एंड रीजन के सवाल आते हैं, क्रोनोलॉजी के सवाल यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मल्टीपल स्टेटमेंट्स आते हैं, तो इसीलिए जो सवाल हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होके कुछ कुछ सवाल बहुत अच्छे बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास मैचिंग वाले क्वेश्चन होंगे यानी कि मैच द फॉलोइंग होंगे। बाकी फैक्ट्स आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जैसे कि कौन सी बुक्स कब आई हैं उसका ईयर पूछ लिया या फिर कोई पर्टिकुलर थ्योरी पूछ ली, ये किसने दी है। उसके अलावा कई बार आप लोगों से उनकी जो फेमस कोट्स हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, कोटेशंस पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा बुक्स एंड थिंकर्स काफी पूछे जाते हैं, बुक्स एंड थिंकर्स काफी पूछे जाते हैं। कंसेप्ट्स पे भी सवाल आते हैं डायरेक्टली, कंसेप्ट ये किसने दिया है पर्टिकुलर, या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स में भी पूछ लेते हैं। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डाला है जैसे कि क्रोनोलॉजी का जो सवाल है ऐसे मिक्स करके आ जाते हैं अलग अलग अग्रीमेंट्स को, ये इसका आंसर है। उसके अलावा इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में मॉडल्स को पूछा गया था, 2025 का ये PYQ है जहां पे मॉडल्स को पूछा गया था। और इंक्रीमेंटल मॉडल जो कि हर किसी को ऑलमोस्ट मैंने रटा रखा था, अगर ये भी आपको आता तो आपका ऑप्शन बन जाता। तो कुल मिलाकर आपको फैक्ट, थ्योरी, कंसेप्ट हर एक चीज पे फोकस देना है। और अगर इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि पूरा सिलेबस किसी भी किताब में एक जगह नहीं मिलेगा, हर यूनिट की अलग किताब है और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर किताब में आपको पूरा सिलेबस मिल जाए। तो अगर आप अलग अलग जगह जगह दर दर भटक कर अपना समय नहीं जाया करना चाहते, समय बहुत कम है, सिर्फ 6 महीने हैं, लास्ट का 1 महीना तो गिनो ही मत, वो सिर्फ रिविजन का और डर के लिए होता है, तो सिर्फ 5 महीने आपके पास बचे हैं। तो अगर आप भटकना नहीं चाहते, क्योंकि 4-5 महीने भटकने में निकल जाते हैं, रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में निकल जाते हैं, जब तक कलेक्ट करते हो एग्जाम आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक टॉपिक के साथ भी, और हर एक यूनिट के बाद आपके पास प्रैक्टिस क्लास भी होती है। 20 बैच टेस्ट मिलेंगे, हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज। ये वाले सवाल यहाँ से अलग होंगे जिससे कि आपके पास बहुत सारे सवाल हो जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा फॉर ऑल द असिस्टेंट्स और सारे डे टू डे अपडेट्स के लिए और एडमिशन तक के पूरे सफर में आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो नीव सुप्रीम इज द लेटेस्ट बैच जिसमें अभी तक एक भी क्लास नहीं हुई है, तो 9 अक्टूबर से इसमें पहली क्लास है। सो डोंट मिस योर चांस। अभी गांधी जयंती का बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑफर है, तो अगर आप महापैक ले लेते हो तो आपको जितना भी दिख रहा है प्रिपरेशन के पंच में सब चीज का एक्सेस मिलेगा। आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको बुक भी मिल जाएगी, आपको अभी तक जितने बैचेस हो गए ये वाले और इनसे पुराने सबका एक्सेस एक में मिल जाएगा, विच इज महापैक विद डबल वैलिडिटी। तो बाकी दोनों में से कौन सा लेना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आपको जिसमें भी आना है, आपको बुक लेनी है, मॉक टेस्ट लेना है, बैच लेना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस ईमेल ID swati.yadav@adda247.com। यहाँ पे आपको अपना नेम,
अपना कॉन्टैक्ट नंबर और किस बैच में आप आना चाहते हैं वो शेयर कर दीजिएगा। बीएड में भी मैं पढ़ाती हूँ रुद्राक्ष अल्टीमेट 2.0, उसके लिए भी आप मेरे से यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डेली क्लासेस मेरी 5 बजे होती है, उनके अपडेट्स के लिए इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम अड्डा 24/7, इसको स्कैन कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। सो सेव दिस ईमेल, सेव दिस स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करती हूँ आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। और कमेंट करके जाना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और डेली क्लास हमारा यूट्यूब पे 5 बजे होता है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी कक्षाओं में समय पे आते रहिए, और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।